नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान के अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि 2016 से लेकर के 2024 तक के जो पेपर हुए हैं उन सभी के अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्पी की 2016 से लेकर के 2024 की पूरी क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या क्लास के एंड में आपको आपके स्लाइड में शो करने लगेगी वो क्लास। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस की क्लास है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और साथ ही हमने अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस करवा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 2016 में जो आया हुआ था अति लघुत्तरी में, कह रहा है कि घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। तो बता दें कि जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो दोनों सतह के बीच में एक बल उत्पन्न होता है, और जो ये बल उत्पन्न होता है इसे ही घर्षण बल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। ये 3 प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, पेड़ पौधों को अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में जो अलैंगिक प्रजनन विधि होती है उनके नाम लिखना है। तो पहला आपका होता है खंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है बीजाणु निर्माण और लास्ट होता है कायिक प्रवर्धन। यह 4 प्रकार की विधियां होती हैं अलैंगिक प्रजनन पेड़ पौधों में। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो आपको बताना है दोस्तों, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बता दें, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वास के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। तो आप ये जो है पत्तियों के कार्य लिख सकते हैं। क्या क्या करती हैं पत्तियां? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की भूमिका निभाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये जो है अपना भोजन बनाती हैं। और पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वास के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का आदान प्रदान करती हैं, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैस में और ठंडा करने में फिर ठोस अवस्था में आ जाता है, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अमोनिया को गर्म करने पर ये गैस के रूप में जो है हो जाती है और ठंडा करने पर जो है ठोस के रूप में आ जाती है। क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेप्थालीन, सूक्ष्म बर्फ, ये सभी के सभी गर्म करने पर गैस के रूप में तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था में हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो बताइए दोस्तों, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो बता दें, घूमते हुए लट्टू में जो है घूर्णन गति होती है, और एक केंद्रीय रेखा में के परितः किसी वस्तु को वृत्तीय गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अगर कोई बिंदु को केंद्र मान करके और कोई उसके परितः कोई भी वस्तु लगातार चक्कर लगाती रहती है तो उसे जो है घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में जो है 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। आप सभी को पता है कितने प्रकार की दोस्तों, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां।
हमारे शरीर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, यही जो है 5 प्रकार की हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपका ये 2016 का क्वेश्चन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आइए देखते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ये आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आया हुआ था। और बता दें दोस्तों, लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे ताकि आपकी क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो। तो 2017 का पहला क्वेश्चन जो आया था, कह रहा है कि जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं बताइए। तो आपसे पूछा है कि जलीय पौधे के तने और पत्ती की एक एक विशेषताएं आपको बतानी है। तो बता दें, जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, और जलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोम की तरह चिकनी परत होती है। तो ये जो है एक एक इनकी विशेषताएं हो गई। तनों में क्या होता है? तनों के अंदर असंख्य जो है रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, और पत्तियों में जो है की सतह पर एक मोम की तरह चिकनी परत होती है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कीटभक्षी पौधों की विशेषता व नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं और उनकी विशेषता जो है बतानी है। तो बता दें, कीटभक्षी पौधे अपना अधिकांश भोजन कीड़ों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे फंसाते हैं और खा जाते हैं। कुछ कीटभक्षी पौधे पिचर प्लांट, ड्रोसैरा, डायोनिया, सोरेनिया, ये सभी के सभी जो है आपके कीटभक्षी पौधे हैं। ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कीट मकोड़ों पर जो है आश्रित रहते हैं और उन्हें जो है अपने पत्तियों के द्वारा जो है फंसा कर खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। आपसे पूछा है कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक एक उदाहरण आपको बताना है। तो बता दें कि वृत्तीय गति में वस्तु वृत्त में घूमती है। उदाहरण के लिए कृत्रिम उपग्रह एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और बता दें, घूर्णन गति में क्या होता है कि घूर्णन गति में वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। वृत्तीय गति में क्या होता है कि वस्तु जो है वृत्त में घूमती है, जबकि घूर्णन गति में क्या होता है, वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से सरसों के पुष्प में विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प में जो अंग होते हैं उनके नाम आपको लिखना है। तो बता दें कि सरसों के पुष्प में निम्न अंग होते हैं। पहला आपका बाह्य दलपुंज, दूसरा आपका दलपुंज और तीसरा आपका जायांग। यही जो है 3 प्रकार के सरसों के पुष्प के मुख्य अंग हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के सेल्सियस डिग्री में किस सीमा के अंतर्गत ताप का माप कर सकते हैं। तो बता दें, मानव शरीर में सामान्यतः ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है तथा मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस नीचे या 42 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा शरीर का तापमान सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है और मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक जो है विधियों के कौन कौन से नाम हैं। ये आपका 2016 में भी क्वेश्चन आया है। तो बता दें, इसमें जो है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जन्म और खंडन, ये सभी प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं पौधे के।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 ईयर में पूछा जा चुका, 2016 और 2017 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बता दें पहले आप जंतुओं के बारे में। तो जंतु वातावरण में प्रति अनुकूलित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है और उस मोटी त्वचा के ऊपर फर पाए जाते हैं। फर शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे याक हो गया, याक का शरीर लंबा वाले से ढका होता है। ठीक है, और पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर फर पाए जाते हैं तथा पैरों में भी फर पाए जाते हैं जो इन्हें ठंड से बचाते हैं। अब पौधे की बात करें तो पौधों में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष जो है सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की आकार की होती हैं अर्थात नुकीली होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं वर्ष भर सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले पौधे भी मिल सकते हैं। पर्वतीय पर जीवन रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों के दोनों जो है अच्छे से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। ये आपका दोस्तों 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसके हम अति लघु 3 प्रश्नों को अब कवर करेंगे। क्वेश्चन है पुष्प में मादा अंग का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि पुष्प में मादा अंगों के नाम कौन कौन से हैं। तो बता दें पुष्प के मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। तो याद रखिएगा क्या क्या, स्त्री केसर में जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये सारी चीज़ें होती हैं पुष्प के मादा भाग में। और बता दें अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजाणु होते हैं। इसमें मादा युग्मक बनते हैं। यह मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव के लक्षण जो है आपको बताना है। तो बता दें सजीवों में जीवन होता है और उनकी जन्म एवं मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन निर्जीवों में जीवन नहीं होता है। अर्थात सजीव वस्तुओं में या सजीव चीज़ों में जो है जीवन होता है और इनका जन्म और मृत्यु से संबंध होता है, लेकिन निर्जीव चीज़ों में जीवन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और बता दें सजीव के प्रमुख लक्षण श्वास, उत्प्रेरणा, पोषक, वृद्धि, विकास या प्रतिक्रियाशीलता जो है आदि चीज़ें जो है उनके जीवन में शामिल होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से शाकाहारी तथा मांसाहारी वस्तुओं के दो नाम लिखिए। तो आपको बताना है जो शाकाहारी हैं और जो मांसाहारी हैं उनके दो आपको नाम बताने हैं। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी शाकाहारी। तो वे जीव जंतु जो केवल वनस्पति एवं पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे गाय हो गया, तोता हो गया, खरगोश हो गया आदि चीज़ें ये सारी की सारी सजीव कहलाती हैं। और मांसाहारी में वे जीव जो केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, चील हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मांसाहारी कहलाती हैं। ठीक है, मांसाहारी जीव कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। ये आपका 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बता दें दो संपर्क तत्वों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के 2 प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण 2 पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिक घर्षण जो है दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और 2 संपर्क तत्वों के बीच में आपेक्षिक गति का जो विरोध करता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, एक आपकी तीसरी होती है गैस अवस्था। कौन कौन सी दोस्तों? तीसरी आपकी कौन सी अवस्था होती है? तो गैस अवस्था होती है। तो तीनों के तीनों याद रखिएगा। ये आपका जो है गैस अवस्था उधर दूसरी स्लाइड में लिखा होगा। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। तो आपको बताना है कि जरायुज क्या होते हैं और अंडायुज क्या होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी पहले जरायुज। तो ऐसे जंतु जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। इनके अंतर्गत स्तनधारी प्राणी जैसे पशु, मनुष्य या अन्य स्तनधारी जो है शामिल होते हैं। और अंडायुज किसे कहते हैं? वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज कहते हैं। इनमें जो है आपका उभयचर जितने भी जंतु हैं, कहने का मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, मत्स्य हो गया, मछलियाँ हो गए, सरीसृप हो गया या उभयचर आदि जानवर जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जरायुज किन्हें कहते हैं? जो सीधे जो है बच्चे अर्थात शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जो है जरायुज कहते हैं। और अंडायुज उन्हें कहते हैं जो सीधे अंडे देते हैं, उन्हें अंडायुज कहते हैं। और इनके दो दो आप उदाहरण लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 11 ही नंबर तक ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 5 आपके बहुविकल्पी और 5 के बाद जो है 6 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। ये दोस्तों आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपका 2019 और 2020 में कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था कोरोना काल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। तो बता दें, वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन में करने में समक्ष होता है, किंतु यह उभयचयी क्रिया नहीं करता है, अतः इसे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। ये आपका 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुष्प के नर भागों का जो है आपको लिखना है। तो बता दें, पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर है। यह पौधों के नर युग्मों के बनने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है। पुष्प के मादा अंग को अंडप या कार्लेपल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुष्प के मादा अंग को क्या कहा जाता है? अंडप या कार्लेपल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? अभी 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो बता दें, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं कि पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण एवं श्वास के लिए विशेष कार्य करती है। तीसरा आप लिख सकते हैं पत्तियां जो है उत्वेदन की क्रिया को नियंत्रण करती हैं। और चौथा लिख सकती हैं पत्तियां जो है कलिकाओं की जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं, अर्थात कलियों की जो है सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं पत्तियों के मुख्य कार्य में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युतीय बल्ब किसे कहते हैं। तो आपको पूछा है दोस्तों कि विद्युतीय बल्ब किसे कहते हैं। तो बता दें, विद्युतीय बल्ब दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत
बल्ब या वैद्युत बल्ब कहा जाता है। इसकी गणना कूलाम के नियम के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? इसकी गणना कूलाम के नियम के अनुसार की जाती है। और दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल्ब कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? तो आप सभी को पता होगा कि कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर द्रव अवस्था में तथा ठंडा करने में ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें आपका अमोनिया, कपूर, आयोडीन, नैप्थलीन आदि चीज़ें जो है शामिल होती हैं, क्योंकि ये आपका 2016 और 17 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है और आपका ये 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि मछली के जल में रहने के लिए उसके कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो बता दें कि मछली के जल में रहने के लिए अनुकूल सहायक अंग जो है, पहला आपका गलफड़े होता है, जो कि गलफड़े मछलियों को पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। जब मछलियाँ मछली के शरीर से होकर के गुजरती है तब गिल्स ऑक्सीजन को आवेशित करते हैं, अर्थात गलफड़े जो है ऑक्सीजन को आवेशित करते हैं। दूसरा आपका जो है उसको सहायक करता है स्ट्रीम आइनेट बॉडी, यानी कि जब मछली पानी में तैरती है तब जो है स्ट्रम आइनेट बॉडी प्रतिरोध को जो है उसके कम करती है। और सल्क जो है, तो मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं, अर्थात चलने में जो है जल में उनको सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर को। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो आपको प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बता दें, 6CO2 प्लस का 12H2O, आपका यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर लिखेंगे हरित लवण, तो बनेगा ये आपका C6H12O6 प्लस 6H2O, अर्थात 6 अणु जो है जल के निकलेंगे, 6H2O प्लस का 6O2, यानी कि 6 अणु ऑक्सीजन के निकलेंगे। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका 6CO2 प्लस H2O, फिर बनेगा आपका C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2O। ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दूरी यानी किसी भी वृत्तीय गति में जो है कोई गति करता है तो उसका जो है फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr के होती है। कितने के? 2πr के होती है। लेकिन यहाँ पर आधी दूरी ही चला है तो हम केवल πr ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आधी दूरी चला है तो πr, और त्रिज्या आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखेंगे और r की वैल्यू यानी कि त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 3.14 और 4 का गुणा करवाएंगे तो 12.56 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी आ जाएगी। आधे चक्कर में जितना वो चला, आधे चक्कर की ये दूरी आ जाएगी। और विस्थापन आप सभी को पता है कि आरंभिक दूरी और अंतिम दूरी की न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बराबर आप सभी को पता है कि πr होगा। क्या होगा दोस्तों? विस्थापन बराबर 2r होगा। तो विस्थापन 2r होगा तो 2 की
जगह में 2 और r की वैल्यू आपको यानी कि 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 रखेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो ये आपका विस्थापन निकल के आ जाएगा। और दूरी आपकी कितनी आई है, जो है दूरी आपकी जो है ये 12.56 सेंटीमीटर आई है। कितनी दोस्तों, 12.56 सेंटीमीटर। कैसे आई है, क्योंकि आधा चक्कर चला है तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और आधा चला है तो इसलिए 2 को हटा देंगे। ठीक है, 2 को हटा देंगे, केवल πr ही लेंगे और पाई की वैल्यू 1.14 रखेंगे और r की वैल्यू जो है त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर दी है। दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे तो 12.56 सेंटीमीटर के आ जाएगा। और विस्थापन में आरंभिक और अंतिम दूरी को जो है लेते हैं, तो यहाँ पर विस्थापन बराबर 2r आपका फार्मूला होता है। फिर इसके बाद r यहाँ पर वैल्यू जो है इसकी दी हुई है, त्रिज्या की वैल्यू r दे रखा है, तो त्रिज्या की वैल्यू r जो है 4 सेंटीमीटर रखेंगे और इसके बाद 4 दूनी का 8, तो 8 सेंटीमीटर आपका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हो जाएगा बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो इस पे लिखेंगे यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे तथा छोटी पत्तियों जैसे होते हैं। इनकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य दल हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे दलपुंज। तो दलपुंज में जो है लिखेंगे कि यह दलपुंज दूसरा चक्र है। यह बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर होता है। यह रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीड़ों को आकर्षित करना होता है। तीसरा आप लिखेंगे कौन सा, पुमंग। तो पुमंग में आप लिखेंगे यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को पुमांग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जनन होता है। ठीक है, और लास्ट लिखेंगे जायांग। तो जायांग में दोस्तों क्या होता है, यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र होता है तथा सबसे सुरक्षित और भीतरी भाग ये होता है पुष्प का, जिसकी इकाई स्त्री केसर या अंडाशय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इसे जो है पुष्प का मादा जनांग भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्ती के आपके प्रमुख भागों के नाम निम्नलिखित हैं, पर्णाधार, पर्णव्रत और पर्णफलन। यही आप 3 भाग लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अति लघु उत्तरी है तो आप केवल इनके नाम लिख दीजिएगा, इनके बारों में मत लिखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बता दें, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलीपर यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, वर्नियर कैलीपर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि वर्नियर कैलीपर क्या होता है। तो बता दें कि यह एक प्रकाश का माइक्रोमीटर है, जिसका जो है उपयोग हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर किसी बड़े पैमाने वाले औजार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस कारण इसे माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आविष्कार एक फ्रांस के वैज्ञानिक पीरे वर्नियर के द्वारा जो है किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलीपर रखा गया है। तो याद रखिएगा, वर्नियर कैलीपर के बारे में अगर पूछता है तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन है द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है कि द्विलिंगी जो है पुष्प किसे कहते हैं। तो बता दें, द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर अर्थात पुंकेसर एवं मादा स्त्री केसर 2 भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। उन्हें जो है द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। कहने का मतलब ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों के दोनों पाए जाते हैं उन्हें जो है द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तथा इस प्रकार के पुष्प को संपूर्ण पुष्प कहा जाता है और इसमें सदैव
स्वपरागण होता है, जैसे गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, लिली आदि जो है पौधे द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्धी प्रजनन, जिसे आप कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, किसे कहते हैं? उदाहरण दे करके बताइए। तो बता दें, वर्धी प्रजनन अर्थात कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का प्रजनन होता है जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे विकसित होते हैं, उसे ही वर्धी प्रजनन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें उदाहरण के तौर पे आलू, प्याज, अदरक आदि चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो दोलन गति जो है एक प्रकार की दोलन गति एक आवृत्ति गति होती है जो कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक होती है, जैसे झूले की गति, ये जो है क्या होती है? दोलनीय गति होती है। और घड़ी का पेंडुलम भी क्या होता है? दोलनीय गति होती है। तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे झूला की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सभी की सभी क्या होती हैं? दोलनीय गति कहलाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पेशी बल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बता दें, पेशी बल आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की क्रिया द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। कहने का मतलब जो मांसपेशियों के द्वारा बल लगाया जाता है उसे ही पेशी बल कहते हैं। जैसे जब हम जमीन पर पड़ी किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसमें हमारी मांसपेशियां अर्थात पेशी का बल लगता है, इसे ही पेशी बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहला आप सभी को पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इन्हीं के बारे में आपको लिखना है। तो ठोस की बात करें तो वह पदार्थ जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसमें जो है लकड़ी, ईंट आदि चीज़ें शामिल होती हैं, ये सभी की सभी ठोस अवस्था की चीज़ें कहलाती हैं। बात करें द्रव अवस्था की तो वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, वह जो है द्रव अवस्था कहलाती है। ये जो है जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का जो है आकार जो है धारण कर लेती है, इसे ही द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया इत्यादि चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। बात करें गैस अवस्था की तो गैस अवस्था में वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है उसे जो है गैस अवस्था कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, हीलियम हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें गैस अवस्था में आती हैं। जितनी भी गैसें हैं सभी की सभी गैसी की उदाहरण है, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारी की चीज़ें गैसें हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुकूलन किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि अनुकूलन किसे कहा जाता है। तो बता दें, किसी जीव की संरचना और कार्य में परिवर्तन जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जिसके द्वारा जीव पर्यावरण में जीवित रहने तथा गुणज करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो जाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट ईयर पे। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो आपसे पूछा है दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो बता दें, वर्षा जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाने से पहले सतह पर, सतह के ऊपर, सतह से नीचे जो है जल मृत में एकत्रित या संचित किए जाने की तकनीक को वर्षा जल संचयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए विभिन्न तकनीकियों या विधियों को सतत या गंभीरता पूर्वक अपना भूजल भंडारण में पर्याप्त बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा है गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा है गति का तीसरा नियम क्या है और उदाहरण दे करके इसको समझाइए। तो बता दें गति का तीसरा नियम आपका हेडिंग पड़ेगा। तो प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होती है, अतः पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, और इसे जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। कहने का मतलब जिस वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी उतना प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाएगी, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो पहला आपका लिख सकते हैं, पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितना बल के द्वारा पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उसे उतने ही बल के द्वारा ऊपर उछालने का प्रयास करती है। दूसरा आप जो है पानी पर तैरते समय मनुष्य पानी को जब पीछे की ओर ढकेलता है तो पानी भी उसको उसी बल से आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहा जाता है। जितना बल किसी वस्तु पर हम लगाएंगे वह वस्तु भी उतना ही बल हम पर आरोपित करती है प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यह न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया। तो बता दें पदार्थ की अवस्थाओं वह विशिष्ट रूप है जो कोई पदार्थ धारण या ग्रहण कर सकता है। इस संदर्भ में इस अवस्था को अंतर पदार्थ के गुणों के आधार पर किया जाता है, अर्थात द्रव अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी की जो है आकार जो है धारण कर लेती है। तो याद रखिएगा द्रव अवस्था में ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप लोग ये सोचते होंगे कि उसमें क्वेश्चन में जो है आंसर कुछ और लिखा है, सर बता कुछ और रहे हैं, तो मैं अपनी भाषा में आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपनी कॉपी को लिख सकें। क्वेश्चन कह रहा है दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप सभी को पता होगा कि दोलन गति किसे कहते हैं। यह आपका 16, 17 और 18 दोनों में तीनों सालों में पूछा गया था। तो बता दें यदि कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु पर एक निश्चित पथ के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सरल लोलक का दोलन और दूसरा आपका संगीत वाद्य यंत्रों में कंपन तार दोलन गति एक यांत्रिक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों उदाहरण याद रखिएगा। वाद्य यंत्रों में जो तार लगी होती है उसका कंपन करना यही जो है दोलन गति का उदाहरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यौगिक किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों यौगिक किसे कहते हैं। तो बता दें वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जल अर्थात H2O, इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है 2:1 के अनुपात पे मिल करके एक यौगिक बनाते हैं जो जल कहलाता है और इसका सूत्र H2O होता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मृतोजीवी से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों मृतोजीवी से आप क्या समझते हैं। तो बता दें वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों के पोषण से प्राप्त होते हैं उन्हें मृतोजीवी कहते हैं। जैसे कि मशरूम जो है ये मृतोजीवी का उदाहरण है। तो याद रखिएगा वे पदार्थ अर्थात वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें मृतोजीवी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन है हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। तो बता दें हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि जंतु
अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी जंतुओं को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पौधों को स्वपोषी इसलिए कहा जाता है कि वे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जानवर जो है अर्थात जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इन्हें जो है इसीलिए परपोषी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जड़त्व का नियम क्या है। तो आपको बताना है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो बता दें, चूँकि भौतिक में यह सिद्धांत है कि यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह सीधी रेखा में स्थिर ही गति करेगा, और अगर गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जा सके। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से आसवन से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि आसवन क्या है। तो बता दें, आसवन आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ को अन्य भौतिक से अलग करने के लिए उसका वाष्पीकरण किया जाता है। अर्थात जब तरल को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है तो उसे अशुद्धियों या अन्य तरल पदार्थों से अलग कर दिया जाता है, जिनका वाष्पीकरण तापमान अलग होता है। वाष्प फिर उपकरण के द्वारा दूसरे हिस्से में चला जाता है, जहां इसे ठंडा करके वापस तरल में संघनित किया जाता है। इसी मूल तरह के शुद्ध रूप को आसवन कहा जाता है। कहने का मतलब, आसवन एक प्रकार की ऐसी तरल प्रक्रिया है जिसको जो है वाष्पीकरण करके, गर्म करके जो है वाष्प के रूप में जो है वाष्पित करके इकट्ठा करना, फिर ठंडा करना, यही जो है आसवन विधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है घर्षण बल क्या है। अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घर्षण आपका कई ईयर में पूछा गया है। तो बता दें, घर्षण बल एक दो तलों के बीच जो संपर्की गति का विरोध करने वाला एक प्रकार का बल होता है, जिसे जो है घर्षण बल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। पहला आपका स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा जो है गतिक घर्षण बल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो बता दें, ऊर्ध्वपातन कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब, कोई वस्तु जो ठोस द्रव में बिना बदले सीधे वाष्प में बदल जाती है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत कपूर या नेप्थलीन आदि चीज़ें आती हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो बता दें, अनुकूलन का मतलब होता है किसी जीव की संरचना व्यवहार में होने वाले बदलाव अर्थात परिवर्तन, जो अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए प्रजनन करने में मदद करते हैं। अनुकूलन प्राकृतिक चयन की वजह से पैदा होने वाली एक विशेषता है। यह प्रक्रिया जिसे जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव लाते हैं, इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। कहने का मतलब, सभी जीवधारियों अपने जीवन को जीने के लिए अनेक जो है वातावरण के स्तर में जो है उसके अनुकूल ढालते हैं, अपने शरीर को उसके अनुकूल ढालते हैं, परिवर्तन करते हैं। अगर वर्षा है तो वर्षा के अनुसार, बारिश है तो के बाद जो है सर्दी है तो सर्दी के अनुसार, और गर्मी है तो गर्मी के अनुसार अपने शरीर को जो है ढालना, यही जो है अनुकूलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखें तो जिराफ की गर्दन लंबी होती है, इसमें उसे पेड़ों की ऊपर भोजन मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब, जिराफ की गर्दन पहले मानना है कि छोटी होती थी और धीरे धीरे उसकी गर्दन पेड़ों से पत्तियों
उछल उछल कर खाने की वजह से उसकी जो है गर्दन लंबी हो गई। यही जो है कहने का मतलब उसने अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाला। तो यही जो है अनुकूलन का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में हमने पूरा 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को दूसरी क्लास में जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।